Hello everyone and welcome back to Judiciary in India Part 2. In this video, we will do some previous year and most important question. In the Part 1, we have done the theory of judiciary in India, and in this video, we will see some previous year and most important question. I will assure you after this video, you will be able to answer every question asked from judiciary. Now let's begin the session. Which of the following amendments curtail the power of judicial review of the Supreme Court and High Court? तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर कर्टेल कर ली गई? द करेक्ट आंसर इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं बिकॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे चेंजेस आए थे और वन ऑफ द चेंजेस ये था कि जुडिशियल रिव्यू की पावर कर्टेल कर ली गई. जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था? जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया था. If a High Court of India does not give the certificate of a case that it involves a substantial question of law, then Supreme Court can never hear the case, does not enter into the picture, may hear the case if it is satisfied that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, may hear the case if the President कॉल अपॉन इट टू डू सो. अगर हाई कोर्ट किसी भी केस को सर्टिफिकेट नहीं देता कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस केस को हियर करेगा? यस, डेफिनेटली हियर करेगा. अगर इफ सुप्रीम कोर्ट फील्स दैट कि इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है या इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है. द एज हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है? अगर हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स. तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना. The mode of removal of the judge of a high court in India is same as that of removal of a judge of the Supreme Court. After retirement from the office, a permanent judge of the High Court cannot plead or act in any court before any authority of in India. So the first statement is correct. इनसे पूछा कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है. लेट्स सी द फर्स्ट वन इज करेक्ट बिकॉज द रिमूवल प्रोसेस जो हाई कोर्ट के जज का और सुप्रीम कोर्ट का जज का सेम होता है. जस्ट लेट्स रिवाइज द रिमूवल प्रोसेस. तो रिमूवल प्रोसेस तो दोनों का सेम होता है, ये तो मैं पता है, बट रिमूवल प्रोसेस होता क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद. बट प्रेसिडेंट वो ऑर्डर तभी दे सकता है जब उसे पार्लियामेंट दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से मेजॉरिटी से पास करके प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगी. उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकता है. अब स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग. और देयर आर 2 ग्राउंड्स ऑन विच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव किया जाए. दो ग्राउंड्स आर प्रूवन मिसबिहेवियर और डूइंग द वर्क इन इनकैपेसिटी. मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी 2 ग्राउंड है. सेकंड स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं. आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस, अ परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया और बिफोर एनी. ये गलत है. जो हाई कोर्ट का जज है वो जिस कोर्ट से रिटायर हुआ है उसके अलावा वो सारे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है. बट जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हुआ उस हाई कोर्ट से और लोअर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. For the enforcement of fundamental rights, the Supreme Court may issue an writs. For the enforcement of the fundamental rights, Supreme Court can issue writs under Article 32. There are 5 kinds of writs जो कि मैंने fundamental rights के वीडियो में कवर करी हुई हैं. और एक और चीज़, अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स? द करेक्ट आंसर इज 226. अगर हाई कोर्ट पूछेगा तो हाई कोर्ट 226 के अंडर रिट्स इशू करता है. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंडर इशू करता है. टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी, द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ in any court other than Supreme Court, in any court in India, in any court other than state high courts, in any criminal court. तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो किसी भी केस किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकता है. जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या होती है? तो इट एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज ऑफ द लॉ. जुडिशियल रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पावर होती है वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है. जुडिशियल रिव्यू का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया था. एज आई टोल्ड यू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर कर्टेल कर ली गई और 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये पावर रिस्टोर कर ली गई. जजेस की सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कहाँ से ली जाती है, वो कहाँ से ड्रॉन होती है? वो होती है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस बात को याद रखना. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ, मैंने बताया था 2 ग्राउंड से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है. ये है प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. या तो उन्होंने मिसबिहेव किया हो या कुछ ऐसा एक्ट किया हो जो उनकी कैपेसिटी में ना हो. विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज अनसक्सेसफुली सॉट टू बी इम्पीच? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज है जो अनसक्सेसफुली रहा इम्पीचमेंट मोशन में? तो द ओनली
जज अगेंस्ट विच इम्पीचमेंट मोशन हैज़ बीन इनिशिएटेड इज जस्टिस रामास्वामी। ये फर्स्ट एंड द ओनली जज है जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट हुआ था, पर ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। The judge of the Supreme Court are appointed by the President in consultation with Chief Justice of India, by the President in consultation with the Chief Justice of India, and out of the judges of the Supreme Court and High Court as he may deem necessary for this purpose, by the President in consultation with the Prime Minister. The correct answer is C, by the President in consultation with Chief Justice of India, and out of the other judges of the Supreme Court and High Court as he may deem necessary. और सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की वो जजेस जिसको वो नेसेसरी समझता हो कंसल्ट करना। और हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जज को ओथ दिलाता है गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये सारी बातें याद रखना। A high court consists of Chief Justice and at least 5 other judges, such other judges as specified in the Constitution, such other judges as determined by the Parliament, such other judges as determined by the President. So the correct answer is such other judges as specified by the Parliament. So जो जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। A retired judge of High Court cannot practice in the Supreme Court, practice in any High Court of India, practice in the High Court from where he was retired, और practice in any court of India. मैंने आपको बताया था जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है वो उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर होता है, वो अदर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। एंड रिमेंबर कि वो लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। A judge of a high court wanting to resign address his letter of resignation to। हाई कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन इन जुडिशियल मैटर्स रिलेटिंग टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज गुवाहाटी हाई कोर्ट बेंच। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट बेंच इट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर 4 स्टेट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। जुरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जनरली काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि किस यूनियन टेरिटरी का जुरिडिक्शन कहाँ पे है, किस स्टेट का जुरिडिक्शन कहाँ पे है। तो जनरली स्टेट का जो जुरिडिक्शन होता है वो उनकी कैपिटल सिटी में होता है, बट कुछ स्टेट्स के साथ ऐसा नहीं है और काफ़ी सारी ऐसी हैं, वो गिवन एक्सेप्शंस हैं, आप उन्हें याद रखना। जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, राजस्थान का जोधपुर में। और जनरली आपको यूनियन टेरिटरीज का तो स्पेशली याद रखना है बिकॉज यूनियन टेरिटरीज का काफ़ी बार पूछ लिया गया है। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और गोवा का जो जुरिडिक्शन है वो मुंबई हाई कोर्ट में आता है। लक्षद्वीप जो है वो केरला में आता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कोलकाता में आता है और पुडुचेरी का चेन्नई में आता है। तो जनरली ये यूनियन टेरिटरीज जिस स्टेट्स के क्लोजली होती है ना, जनरली उनका जुरिडिक्शन वहीं पे आता है। एक बार फिर भी आप सारी जुरिडिक्शंस देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी काफ़ी बार पूछ लिया गया एग्जाम में। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दिस इम्प्लाइज, मैंने बताया था द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैज़ 2 powers. इट कैन पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट एंड इट्स डिसीजंस आर एडमिटेड एज एविडेंस एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड की जाती हैं और वो फ्यूचर्स में एज ए एविडेंस काम करती हैं। द करेक्ट आंसर इज 1 and 2. Which High Court has jurisdiction over the state of Arunachal Pradesh? As I told you, Guwahati High Court has jurisdiction over 4 states: Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Mizoram. PIL applies to any specific case, any case of public injury arising from breach of any public duty, the violation of constitutional provision, the violation of law, all of the above. So अभी तक क्या होता था before the concept of PIL? अगर आप तभी केस फाइल कर सकते थे जब आप इंजर्ड पार्टी हो, जब आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंजर्ड हो गया फिर तभी केस फाइल कर सकते थे। बट आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ PIL, आफ्टर PIL, अब if there is a breach of public duty, if there is a violation of any constitutional provision, if there is a violation of any law, in all these cases you can directly file the case. And remember one more thing, who is known as father of PIL? Justice P.N. Bhagwati. P.N. Bhagwati introduced the concept of PIL in India, so he is also known as father of PIL. Thank you.